नमस्कार दोस्तों। सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसमें हम विज्ञान के टॉप फैक्ट से देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और उसका उत्तर देना जो है कठिन हो जाता है। ये विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इससे जुड़िए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपी लेखपाल, दिल्ली हेड कांस्टेबल की जो भर्ती है, यूपी लेखपाल, टिट से टिट, एनटीए नेट और छत्तीसगढ़ पुलिस परीक्षा विशेष की ये तैयारी आप इसमें पीएससी पीसीएस एग्जाम में भी ये क्लासेस, ये क्वेश्चंस सेम टू सेम ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस वन लाइनर फैक्ट वाली क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग देखते हैं कि विज्ञान के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए। आप हमें बताएं कमेंट करके। देखिए, कांच पर उत्कीर्ण या खरोंचने का कार्य हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। अगर कांच पे आपको जो है कोई निशान बनाना है और या कि उसको खरोंचना है, उसमें कुछ और उत्कीर्ण करना है, तो उसको हम लोग हीरे या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्वारा ये जो है किया जाता है। दोस्तों, तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है और कांच जो होता है कुचालक होता है। आप देखेंगे एक सामान्य तापमान में जब आप तांबा और कांच को आप एक सामान्य तापमान में गर्म करें, तो आप देखिए कि तांबा जो है क्या होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन कांच जो है गर्म नहीं होता। इसलिए कांच क्या है, कांच इसका जो है ऊष्मा का कुचालक है और तांबा इसका क्या है, सुचालक है। दोस्तों, कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ये प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आप इनको देख लेते हैं और जब आपके एग्जाम में ये एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे तो आप इस पे बिल्कुल सही टिक करके आने वाले हैं। क्योंकि आपने आपने प्रश्न को नहीं समझा है, आपने प्रश्न उत्तर दोनों समझ लिया है कि अगर कांच पर उत्कीर्ण करना है, खरोंचने का कार्य किससे किया जाता है, तो हमने पढ़ लिया है कि ये कार्य हीरा भी करता है और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी किया जाता है। तांबा के बारे में आपने देखा, ये जो है सुचालक होता है। कांच क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो इसको बिल्कुल आप पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, तांबा एवं टिन जो होते हैं ये मिश्र धातु हैं। और इसकी जो मिश्र धातु है तांबा एवं टिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कांसा बनाते हैं। इसे आप याद रखिए। और जब तांबा के साथ जिंक को मिला दिया जाता है तब ये मिश्र धातु मिलकर पीतल बनती है। तो आप इसे याद रखिए कि तांबा और जिंक का मिश्रण होगा तो पीतल बनेगा, और तांबा और टिन को मिलाएंगे तो वो कांसा बनेगा। दोस्तों, लोहा, कार्बन, निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु को, इसमें लोहा, कार्बन, निकल, क्रोमियम, इसकी जो मिश्र धातु होती है इसी को इस्पात कहा जाता है। और ये सब प्रश्न ऐसे पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत नॉर्मल प्रश्न नहीं है। आपको नॉर्मल तरीके से बताए जा रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। एमसीक्यू के रूप में इसी क्लास को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो है हाँ, ये ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षा में आते हैं। आप अपनी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, पूछ लिया जाता है। इसे कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। ये जो है लोहे पर जस्ता चढ़ाने की विधि है। ये अब आपको याद रहेगी कि लोहे पर जस्ता चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, तो गल्वेनाइजिंग कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कि पानी जो होता है, पानी का सबसे शुद्ध रूप, पानी का सबसे शुद्ध रूप जो वर्षा का जल होता है। बारिश का मौसम आ रहा है और छत्तीसगढ़ में अभी नौतप्पा यहाँ पे कहा जाता है, तो नौतप्पा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और इसी नौतप्पे के बाद में बारिश की प्रक्रिया यहाँ पे चालू हो जाती है। और हर हाल में ये फिक्स डेट यहाँ पे रहती है, 9 दिन तक बहुत ही गर्मी पड़ेगी, इसके बाद यहाँ पे बारिश चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है स्थानीय मान्यता है। गुब्बारों में दोस्तों हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अब गैस इसलिए हाइड्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि ये हल्की होती है। ये सबसे हल्की होने के कारण गुब्बारों में प्रायः हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है। अग्निशमन में जब कहीं आग लग जाती है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके हम आग को बुझाने के काम में लगते हैं। आप किसी भी बैंक जाते हैं तो एक सिलेंडर ऐसे जो है टंगा रहता है, और यहाँ पे जब आप दबाते हैं तो उसमें से यही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो आग को बुझाने के लिए सबसे कारगर होती है। दोस्तों, अभी तक ज्ञात सभी पदार्थों में हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, और जबकि कोरोंडम, जो कोरंडम होता है, ये कठोरता में दूसरे स्थान पर है। सबसे कठोर जो होता है वो है आपका हीरा, और जो सबसे कठिन है वो है आपका कोरंडम। तो इसे अब आप जरूर याद रखिए, आपकी परीक्षा के लिए ये हो जाता है बेहद ही महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं दोस्तों,
गोबर गैस जो होती है, गोबर गैस में मीथेन मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस में मुख्य तत्व आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये मुख्य तत्व क्या होते हैं? तो ये जो मुख्य तत्व होते हैं दोस्तों, यही होता है जो है मीथेन। और एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो बॉक्साइट खनिज का प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम बनाने के लिए। दोस्तों सिरके में क्या होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है। इसे अब आपको याद रखना है। और जो हम लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने वाला जो सिस्टम है, खाना बनाने में एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन गैस होती है। यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? तो ये जो ब्यूटेन है, ये हमारा खाना बनाने वाली गैस का ये जो है मुख्य घटक है। इसे आप जरूर याद रखिए। दोस्तों माइका जो होता है, ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। माइका के बारे में पूछ लिया जाता है, तो माइका आप देखें कि ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। और जो नीला थोथा होता है, इसी नीला थोथा को कापर सल्फेट कहा जाता है। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कास्टिक सोडा को क्या कहा जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, कास्टिक सोडा को निम्न में से क्या कहेंगे? तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड अवश्य मिल जाएगा, और बेकिंग सोडा के लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। और नीला थोथा बार बार पूछा जाता है, तो नीला थोथा क्या है? यही कार्पेट जो कॉपर सल्फेट है, यही नीला थोथा है। दोस्तों एंथ्रेसाइड कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये पूछा गया है कि कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो वो एंथ्रेसाइट कोयले में होती है कार्बन की सर्वाधिक मात्रा। आगे देखिए दोस्तों, जो हम लोग थर्मस खरीदते हैं जिसमें पानी लगातार ठंडा रहता है, तो किस कारण से ठंडा रहता है? तो दोस्तों थर्मस का जो बोतल होता है, इस बोतल के अंदर में रजत की एक परत चढ़ाई लगाई जाती है। और इसी के कारण से हम जब इसमें जो है थर्मस में अगर ठंडा डाल रहे हैं तो ठंडा ही रहेगा जल, और अगर हमने गर्म डाला तो गर्म ही रहेगा। ये जो है थर्मस के बोतल में रजत की परत लगाई जाती है, इसलिए इसका यूज जो है आजकल ज़्यादा देखें, गर्मी पड़ रही तो लोग ठंडा पानी इसी में रखते हैं। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि बारूद, पटाखा व दिया सलाई के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये पूछे गए प्रश्न हैं कि बारूद या पटाखा या दिया सलाई के निर्माण में किस का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न ऐसे ही आ जाते हैं दोस्तों, इनको आप देखते चलिए, और जब आपके एग्जाम में आएगा तो इसको आप पूरी तरह से परफेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों उर्वरक में आप देखें कि एल्युमिनियम व कांच उद्योग में पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक में भी, एल्युमिनियम को भी बनाने में, और कांच उद्योग में भी, ये तीनों में पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग होता है। और सोडियम को ये पूछा जाता है कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है। हमारे यहाँ इसको मिट्टी का तेल कहते थे। तो ये यही है केरोसिन। केरोसिन के अंदर सोडियम रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है दोस्तों नमी एवं जल से तीव्रता से क्रिया करता है। और जल में अगर इसको आप डाल देंगे, तो जब जल में डालते ही इसमें विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट जब हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, इससे मछलियाँ निकल कर बाहर आ जाती हैं। और मछली पकड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसी सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि जल में भी रखने पर जो है जल या नमी में जैसे आएगा तो ये अपनी तीव्रता से क्रिया करने लगता है। इस कारण से पानी में डालते ही इसमें विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है तो मछलियां जो है निकल कर बाहर आ जाती हैं, और आराम से इनको जाल लगा के लोग पकड़ लेते हैं। दोस्तों जो कपूर होता है, अक्सर देखें आरती वगैरह जब हम लोग करते हैं तो उस आरती में कपूर को जलाया जाता है। तो ये जो कपूर है, कपूर का जलकर वाष्प बनना ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाता है। कपूर का जलकर वाष्प बनना। दोस्तों यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहते हैं। ये पूछा गया है कई बार, येलो केक किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहा जाता है। और दूध जो होता है दोस्तों, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध जो है हम लोग रख देते हैं, और अगर हमने उसको गर्म करके नहीं रखा है तो वो दूध हमारा खराब हो जाता है शाम तक में। तो ये किस कारण से खराब होता है? तो इसमें दोस्तों लैक्टोबैसिलियस जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण से दूध हमारा फट जाता है। और जो शीरा होता है, आप देखें कि जो गन्ने का जो बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ उत्पादन होता है वहाँ पे शीरा को तैयार किया जाता है। और ये हमारे एल्कोहल या शराब के उत्पादन के लिए गन्ना बेहद ही उत्तम कच्चा माल
होता है। दोस्तों जब हम लोग अपना नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान के समय नेत्रदान में दानकर्ता के आँख का कार्निया लिया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पूरी आँख को ही निकाल के दूसरे के जो है पूरे चेहरे में लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा आँख नहीं निकालते हैं, उसमें सिर्फ कार्निया जो है हमारा जो होता है वही कार्निया निकाल लिया जाता है, और वो कार्निया जो है जिस प्रभावित व्यक्ति के अंदर में वो कार्निया जब लगा देते हैं तो उस व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। पालक आप देखते हैं कि लोहे की सर्वाधिक मात्रा अगर कहीं पाई जाती है तो पालक में पाई जाती है। पालक को हम लोग चबा चबा कर भी खा लेते हैं, और इसमें आप जानते हैं कि लोहे को तो आप नहीं चबा पाएंगे, लेकिन लोहे की कुछ मात्रा इसमें रहती है जिसके कारण से आप इसको चबा के खा लेते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप रहेगा 120 से 80 रहेगा। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप लोहा खाते हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हाँ, हम लोग लोहा भी खाते हैं, क्योंकि पालक में सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, तो लोहा हम खाते ही हैं और लोहा हम लोग खा रहे हैं। तो आपको इसे भी याद रखना है, ठीक है। खून का थक्का बनने में जो है विटामिन के हमारी मदद करता है। जब खून का थक्का जो है दोस्तों, किसी किसी को देखो चोट लग जाती है और खून उनका निकलना बंद नहीं होता है, खून लगातार निकलता रहता है। लेकिन अगर जब खून का जैसे कहीं आपका शरीर में कोई घाव हो गया, और घाव होते ही आप देखें कुछ देर तो खून निकलता है, लेकिन एक थोड़ी देर बाद वो खून निकलना वहाँ से बंद हो जाता है, तो रक्त का थक्का आके वहाँ पे जाम हो जाता है, और इस कारण से ये नली सिक्योर हो जाती है, फिर अपने गति में ये प्रवाहित होती रहती है, और जो चोट वाला स्थान है वहाँ से खून का निकलना आपका बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। मानव कोशिका में ये देखिए दोस्तों कि विटामिन ए डी ई कि वसा में घुलनशील होते हैं। जो तो आप देखें गई भैंस पानी में, तो बी और सी जो होता है ये पानी में घुलनशील है, और इसके अलावा ए डी ई ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। इसे आपको याद रखना है। ये पूछे जाते हैं कि पानी में जो है घुलनशील ना होने वाले कौन कौन से विटामिन है, तो ए और डी हैं। और जब बी और सी है तो बी और सी से सीधा भैंस जो है कहाँ जाएगी? पानी में जाएगी। भैंस पानी में जाएगी, मतलब बी और सी। मानव कोशिका में प्राप्त आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में दोस्तों एमिनो एसिड्स होते हैं, जो पिता एवं पुत्र में एक जैसे होते हैं, जिसके कारण डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा पितृत्व निर्धारण, अपराधियों की पहचान तथा रोगों का पता लगाया जाता है। आप देखें कई बार ऐसे मामले आते हैं कि जो है पिता पुत्र में ही शंका हो जाता है कि भाई ये मेरा बेटा है कि नहीं है। तो इसका परीक्षण कराने के लिए हम लोग डीएनए टेस्ट कराया जाता है इसमें, और इस डीएनए टेस्ट में पता चल जाता है कि भाई सही बेटा कौन है। और आप समाचार पत्रों में भी जो है कई नेताओं के बारे में भी आपने सुना होगा कि कोई दूसरे व्यक्ति ने जो है किसी एक अच्छे बड़े नेता को अपना पिता जो है घोषित किया, और उन्होंने मांग की थी कि हमारा और इनका डीएनए कराया जाए। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल सही है, विज्ञान हमारा इसको पूरी तरह से प्रमाणित करता है। आगे देखिए दोस्तों कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है 36.9 सेंटीग्रेड या 98.60 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। ये पूछा जाता है, तो आप 36.9 भी याद रखिए, 98.60 भी याद रखिए, और 310 केल्विन भी याद रखिए। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो उसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और ये मास्टर ग्रंथि इसे कहा जाता है। दोस्तों टाइलिन जो होता है, जो हमें जो हमारी लार में ही पाया जाता है, ये हमारे स्टार्च को पचा देता है। और पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है। और जो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में पसीना निकलता है जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो दोस्तों ये हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना हमारे शरीर को शरीर के टेम्परेचर को बिल्कुल उसको नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसीलिए जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पसीना निकलने लगता है, कि अंदर की जो गर्मी ज़्यादा है वो पसीने के रूप में निकल कर बाहर आती है, जिससे कुछ ठंडक आपको पसीना निकलने के बाद महसूस होती है। दोस्तों नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और हम लोग अक्सर परख नली शिशु के संदर्भ में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, किंतु शिशु का विकास माता के गर्भाशय में होता है। ये पूछा जाता है कि परख नली बेबी जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी आप देखते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रक्रिया है इसमें निषेचन जो है शरीर के बाहर ही हो जाता है, लेकिन जब उसके बाद गर्भाशय में उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, और वहीं से जो है
यहाँ पे बच्चे का विकास गर्भाशय में हो जाता है। सोयाबीन को आप जानते ही हैं कि प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में कहीं पाया जाता है तो सोयाबीन में पाया जाता है। और आंवला जो हमारा है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसे भी आप याद रखिए। मानव गुर्दे की पथरी जो आप देखें, पथरी जो हो जाती है तो उसमें पथरी किस चीज़ की बनी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है पथरी, जो कि धीरे धीरे दवाओं के माध्यम से भी ये पथरी को बहुत लोग ख़त्म कर देते हैं। तो यही इसका जो है मूल कारण है, इसे आप जरूर देखिए दोस्तों। आगे देखते हैं कि सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाहों में दर्द या झंझनाहट, ये किसके लक्षण है दोस्तों? तो अगर ऐसा कोई लक्षण आपके अंदर आता है तो ये लक्षण है दोस्तों हृदयाघात का। ये हृदयाघात का लक्षण है, इसे आप जरूर याद रखिए। हृदयाघात जो है हार्ट अटैक की जो घटनाएं होती हैं, हार्ट अटैक का कारण यही बनता है दोस्तों। अल्जाइमर रोग से क्या प्रभावित होता है, पूछ लिया जाता है। तो अल्जाइमर रोग से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। और एक बीमारी होती है रानीखेत। तो जो रानीखेत बीमारी है दोस्तों, ये मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। ऊंट में देखें ये कुबड़ निकला हुआ रहता है। तो दोस्तों ये जो कुबड़ रहता है ये एक चलता फिरता वसा का भंडार है। इसीलिए आप देखें कि ऊंट को जो है रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं, रेगिस्तान में इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो जब ये रेगिस्तान में दोस्तों ये चलते हैं और जो इनके ऊपर ऐसे कुबड़ टाइप के निकला हुआ रहता है, तो ये जो कुबड़ होता है ये धीरे 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 गल के वसा और पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये जो है बहुत देर बाद भी अगर पानी पीते हैं, 2 4 6 10 दिन में भी पानी पिए तो इनको कोई दिक्कत नहीं, चूँकि कुबड़ इनका वसा और जो है इनका वसा का भंडार होता है। दूरदृष्टि दोष कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अब आपको याद रहेगा दोस्तों। एथलीट फुट क्या होता है? ये पैर के एड़ी एवं तलुए में होने वाली बीमारी है जो फफूंद से होती है। एथलीट फुट, ये सब पूछे जाते हैं। और ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर आपकी परीक्षा की तैयारी के सभी मटेरियल उपलब्ध हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट का विजिट करिए और अपनी तैयारी में एक नया आयाम जोड़िए। हमारी प्लेलिस्ट में आपकी परीक्षा की तैयारी के सभी स्टडी मटेरियल्स मौजूद हैं। आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही। और ऐसी ही विज्ञान की महत्वपूर्ण, अगर आप MCQ क्लास आपने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों जो है सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी क्लास जो है हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप एक बार उन क्लासेस को देखिए और कमेंट करके हमको बताइए कि प्रश्न की गुणवत्ता कैसी रही। और आपके आगामी एग्ज़ाम में जो है ये हमारी तरफ से आपके लिए वो है कि उसमें आपको ज़रूर जो है उन क्लासेस से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।